हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो क्लास आज अपन पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ना मतलब अपने को तीन चीजें पढ़ना जरूरी होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के तीन टाइप्स अपने को पढ़ना होता है। सबसे पहले पढ़ना होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, बहुत इजी। Then third one is magnetism, and third is electromagnetic waves. So क्लास अपने को है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटिज्म। यहाँ पे आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, यहाँ पे आएगा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब देखो सबसे पहले अपने को सिलेबस में ये है चैप्टर नंबर 8। अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रो मतलब होता है चार्ज, मतलब चार्ज, तो स्टैटिक मतलब होता है रेस्ट। चार्ज इज एट रेस्ट मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जब भी कभी चार्ज रेस्ट पोजीशन पे रहेगा उसकी स्टडी करना मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, अब सर मैग्नेटिज्म मतलब क्या होगा? यहाँ चार्ज रेस्ट है, मैग्नेटिज्म मतलब चार्ज is moving with the constant speed। मैग्नेटिज्म में चार्ज इज मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड। जब कोई भी चार्ज एक कांस्टेंट स्पीड से जा रहा तो वो होता है मैग्नेटिज्म। मतलब ये नहीं समझा सर कांस्टेंट स्पीड मतलब, अब तुमने ये तो सुना होगा करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, पढ़ा होगा ना। मतलब वायर में से अगर करंट जा रहा मतलब इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे, मूव हो रहे विद द कांस्टेंट स्पीड, उसके वजह से क्या प्रोड्यूस हो रहा है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड। सपोज ये वायर है और इस वायर में से करंट जा रहा आई, अगर करंट ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा मतलब इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज कहाँ मूव हो रहा, नीचे की तरफ। तो ऐसे वायर में से क्या प्रोड्यूस होती है भाई, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, किसने बताया था ये? ओरस्टेड ने, तुमने 10th में पढ़ा ही होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक फील्ड दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब यहां पे क्या होगा? यहां पे चार्ज इज मूविंग विथ सम एक्सेलरेशन, मतलब चार्ज को क्या मिलेगा? कोई ना कोई एक्सेलरेशन मिलेगा। चार्ज पागल हो जाएगा, इधर उधर जाने लगेगा, मतलब उसको क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन मिलेगा। जैसा एक्सेलरेशन मिलेगा तो चार्ज क्या होगा? इधर उधर मूव करना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चार्ज इज एट अ रेस्ट, मैग्नेटिज्म चार्ज इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चार्ज इज मूविंग विद सम एक्सेलरेशन। हो गया, ये बेसिक चीजें अपने को इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म में अपने को पढ़ना पड़ता है सबसे पहले ये। तो अपन स्टार्ट करते हैं आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। ठीक है, बहुत ही इजी है, कुछ भी नहीं इसमें। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब चार्ज को कैसे रखना है, तुमने रेस्ट पोजीशन पे रखना है। ठीक है, ज़्यादा इसमें कुछ डिटेल अपने को पढ़ना है। अब बेटा दो इसको भाई, नोट करते जाओ तुम लोग, थोड़ा थोड़ा कॉपी पेन लेके बैठो। ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अभी सुनो भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ना है मतलब अपने को पढ़ना है चार्ज सबसे पहले क्या होता है। तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं अपन इलेक्ट्रो
तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी सबसे जरूरी होता है याद रखना, चार्ज इज रेस्ट। तो चार्ज को कैसे रखना है भाई, रेस्ट रखना है, तभी होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की स्टडी करना। अभी देखो सबसे पहले हमने को चार्ज के बारे में पढ़ना पड़ेगा। अब देखो चार्ज कितने टाइप के चार्ज होते हैं, वन इज पॉजिटिव चार्ज, अदर इज अ नेगेटिव चार्ज, ये सभी लोगों को पता है। अब पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब सेम चार्ज, इसमें के बीच में क्या होता है भाई, और पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव या पॉजिटिव नेगेटिव, इन दोनों के बीच में क्या होता है, इन पॉजिटिव पॉजिटिव से इनके बीच में क्या होता है, दुश्मनी, और इसमें क्या होता है, डिफरेंट में प्यार होता है। ठीक है, ये सभी लोगों को पता है। अब देखो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, यहां से अपने को स्टार्ट करना है अभी। तो एक क्वेश्चन आता है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, इतना होता है। ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, बोलो भाई, 9.1 × 10⁻31 kg। ये तुमने याद रखना है, नहीं भी याद रखा तो भी चलेगा, पेपर में दिया ही रहता है चीजें, वैसे अगर याद रहे तो बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात है। ठीक है, अभी देखो तो ये हो गया चार्ज के बारे में थोड़ा सा, पर अपने को चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है चार्ज की प्रॉपर्टीज, 11th में है दोनों वो सिलेबस में। अब देखो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी, चार्ज मस्ट बी क्वांटाइज्ड। सर ये सिर्फ याद हो रहेगा, समझा कुछ नहीं। चार्ज मस्ट बी क्वांटाइज्ड, इसका मतलब क्या होता है, तुम्हें न्यूट्रल बॉडी पता है क्या, न्यूट्रल बॉडी मतलब क्या होता है, मतलब उसमें कोई भी चार्ज नहीं है, ऐसा होता है क्या, नहीं भाई। न्यूट्रल बॉडी, सपोज ये जो बॉडी न्यूट्रल है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की जितनी संख्या है उतनी संख्या किसकी है, प्रोटॉन की है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सेम एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब देखो ये बॉडी है, ठीक है, ये न्यूट्रल बॉडी है और ये भी बॉडी न्यूट्रल है, मतलब इसमें जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उतने ही नंबर ऑफ यहाँ पे क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे, मतलब जितने यहाँ पॉजिटिव उतने यहाँ पे क्या है, निगेटिव। सेम ये भी न्यूट्रल बॉडी, जितने यहाँ पॉजिटिव यहाँ पे जितने क्या है, निगेटिव। अभी क्वांटाइजेशन पढ़ना है आपने को, मतलब अगर मुझे यहाँ से 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर करना है, कितने इलेक्ट्रॉन भाई, 10। सर प्रोटॉन कर लो ट्रांसफर, तो प्रोटॉन नहीं होते ट्रांसफर, सिर्फ क्या ट्रांसफर होंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। अब मुझे इस बॉडी से 10 इलेक्ट्रॉन इस बॉडी में ट्रांसफर करना है। सपोज इस बॉडी में होंगे 100 इलेक्ट्रॉन एंड 100 पॉजिटिव चार्ज मतलब प्रोटॉन। ठीक है, अब मैंने यहाँ से 10 निकाल दिए इलेक्ट्रॉन। अब 10 इलेक्ट्रॉन निकलने से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 90, और प्रोटॉन कितने बचे, 100। अब 90 मतलब 100 बचे, मतलब 90 तो प्रोटॉन भी है ना, तो 90 इलेक्ट्रॉन 90 प्रोटॉन क्या हो गए, न्यूट्रल। पर यहाँ पे क्या बचा फिर, अभी यहाँ पे रहेगा 10 प्रोटॉन यहाँ बचे। ठीक है, और अब यहाँ पे चले गए 10 इलेक्ट्रॉन, क्या चले गए यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ पे आ गया चार्ज 100 इलेक्ट्रॉन का। मतलब मैं चार्ज देखो 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकता हूँ, 15 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकता हूँ, 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकता हूँ, बट मैं 2.6 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकता हूँ क्या, नहीं भाई। आधा मतलब 2.6 इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रांसफर करूँगा भाई, 2.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकता हूँ, 28 इलेक्ट्रॉन इधर से इधर कैसे जाएंगे, इलेक्ट्रॉन टूटेगा क्या, नहीं। मतलब चार्ज क्वांटाइजेशन मतलब चार्ज मस्ट बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ NE, चार्ज मस्ट बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ NE, मतलब Q इज इक्वल्स टू NE कंडीशन सेटिस्फाइड करना चाहिए, और N मस्ट बी 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट,
एंड कैन नॉट इक्वल्स टू 2.5, 1.3, 1.8, पॉइंट वाला नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट प्रॉपर्टी चार्ज मस्ट बी क्वांटाइज। अब भाई सेकंड, चार्ज मस्ट ओबे द एडिटिव लॉ, कौन-सी है? चार्ज मस्ट ओबे द charge must obey the additive law। एडिटिव लॉ से हमें समझ जाता है एडिशन की प्रॉपर्टी चार्ज में फॉलो करना चाहिए। तो बहुत सिंपल है ये वाली। देखो ये बॉडी है, यहाँ पे है -2 कूलम का चार्ज, यहाँ पे +3 कूलम का चार्ज और यहाँ पे है 4 कूलम का चार्ज। अब भाई टोटल चार्ज निकालना है, तो क्या करूँगा मैं? सीधा सीधा ऐड करना है मुझे। 4 कूलम + 3 कूलम 7 कूलम, 7 कूलम -2 कूलम कितना हो गया? 5 कूलम। मतलब इस टोटल बॉडी के ऊपर चार्ज कितना आएगा? 5 कूलम। मतलब इससे क्या समझते हैं कि चार्ज जो होते हैं वो ऐड होते हैं। क्या होते हैं? चार्ज ऐड होते हैं, ठीक है। अब तीसरी वही प्रॉपर्टी, चार्ज मस्ट बी कंजर्व। चार्ज कभी खत्म नहीं होता है, वो क्या होता है? कंजर्व होता है। कंजर्व होता है मतलब क्या होता है? एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होता है, ठीक है। देन उसके बाद अपने को चार्ज को ही पढ़ना है थोड़ा सा, देन अपन ये लिख लो भाई तुम लोग, एंड उसके बाद अपन पढ़ेंगे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। हेडिंग डाल दो, पॉज करके लिखते जाओ भाई, तुम्हारे पास सबके पास नेट होगा, इंटरनेट होगा। तो क्या पढ़ना है आपको? कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वेरी इजी भाई, सबसे इजी। ये अगर समझ गया तो मतलब सब कुछ समझ गया, ठीक है। सो क्लास कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहां से समझ जाता है कि वही क्या चीज। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है? चार्ज का बांटना। कोई भी बॉडी पे चार्ज को क्या करना? बांटना। मतलब होता है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे कंटिन्यूअस है, इसका मतलब नहीं समझे। कंटिन्यूअस मतलब प्रॉपर बांटना है। मतलब ये बॉडी है पूरी आड़ी दिख रही है तुम्हें, तो यहाँ पे अगर 1 कूलम तो यहाँ पे भी 1 कूलम, यहाँ पे भी 1 कूलम, यहाँ पे। इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब अपने को यहाँ पे पढ़ना है इसके 3 टाइप्स। सर 3 टाइप्स क्यों भाई? बॉडी में तो 3 टाइप्स की होती है ना, 1 डायमेंशन बॉडी होती है, 2 डायमेंशन होती है एंड 3 डायमेंशन। इसलिए अपने को यहाँ पढ़ना है 3 टाइप्स इसके। सबसे पहले क्या पढ़ना पड़ेगा? 1 डायमेंशन। मतलब 1 डायमेंशन का नाम क्या रहेगा यहाँ पे? लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या होगा? लीनियर चार्ज डेंसिटी डिनोटेड बाय लैम्बडा। अब भाई सेकंड 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन मतलब क्या होगा? सरफेस चार्ज डेंसिटी डिनोटेड बाय सिग्मा। देन उसके बाद वॉल्यूम 3 डायमेंशन के लिए चार्ज डेंसिटी डिनोटेड बाय रो, ठीक है। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर मतलब क्या होता है? 1 डायमेंशन बॉडी के ऊपर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसको क्या बोलेंगे अपन? लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे? सबसे पहले देखो, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा इज इक्वल्स टू लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा इज डिफाइन। किसका डिस्ट्रीब्यूशन करना है भाई? चार्ज का। लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट लेंथ। क्या होगा? चार्ज पर यूनिट लेंथ। इट्स ऐसा यूनिट क्या आ जाएगा नहीं? चार्ज का क्या होता है? कूलम अपॉन मीटर, ठीक है। अब सेम यहाँ पे भी ये सरफेस मतलब क्या होगा? एरिया होता है। सरफेस मतलब क्या होता है? एरिया। अब इसको देखो, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज डिफाइंड एज चार्ज
टू डायमेंशन मतलब एरिया होता है पर यूनिट एरिया, इसका ऐसा यूनिट क्या आ जाएगा कूलम अपॉन मीटर स्क्वायर। अब वॉल्यूम तुम डिफाइन कर लो, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट क्या होगा वॉल्यूम। अब इसका क्या होगा कूलम अपॉन मीटर क्यूब। ठीक है, तो मैं ये वाली चीज पढ़ना है सिलेबस में। अब देखो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या सिग्मा इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन एरिया, देन चार्ज को मैं इससे रिप्लेस कर सकता हूँ सिग्मा इनटू एरिया। अगर कभी तुम्हें चार्ज को रिप्लेस करना है कौन से डायमेंशन के लिए, टू डायमेंशन बॉडी के लिए, तो कैसे रिप्लेस करोगे, Q इज इक्वल्स टू रो इनटू एरिया, क्या डिफाइन करो रो इनटू एरिया। ठीक है, यहाँ तक ये हो गया कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन वन डायमेंशन बॉडी के लिए, टू डायमेंशन एंड थ्री डायमेंशन बॉडी के लिए। सो क्लास अपन ने डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लिया था। ठीक है, अभी फ्लक्स दैट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बहुत इजी है ये। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिनोटेड बाय फाई, किसे नोट करते हैं फाई से। अब देखो इजी बोला तो कैसे इजी, सपोज ये बॉडी है दिख रही, अब यहाँ पे क्यू चार्ज है, कौन सा चार्ज है यहाँ पे क्यू चार्ज, मतलब एक चार्ज यहाँ पे है। ठीक है, अब इस चार्ज की वजह से क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, क्या प्रोड्यूस होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से स्टार्ट होगी पॉजिटिव एंड एंड कहाँ होंगे नेगेटिव, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है मतलब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से नेगेटिव। ठीक है, हाँ मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड है वेक्टर। अभी देखो यहाँ पे रखा है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ये है एक सरफेस, क्या है ये सरफेस। अब देखो यहाँ है पॉजिटिव चार्ज, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से स्टार्ट होंगी पॉजिटिव, बराबर, एंड कहाँ होंगी नेगेटिव। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही जा रही जा रही जा रही, घुस गई इसके अंदर से बाहर निकली, बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स गई यहाँ से। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ से पास हो रही, थ्रू एन एरिया, ये एरिया से पास हो रही, दिख रही क्या ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ से पास हो रही, थ्रू एन एरिया। मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ एक ही लाइन पास हुई क्या, नहीं भाई, नंबर ऑफ लाइन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पासिंग थ्रू एन एरिया इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक, ये चार लाइन दिख रही है, पासिंग थ्रू एन एरिया इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो क्या डिफाइन करेंगे इसको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड line passing through an area is called as electric flux। अब देखो डिफाइन इसको ऐसे करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एन एरिया, एरिया ds। ठीक है सर, ds से क्यों, a से भी कर सकते हैं, ds से जिससे तुम्हें करना है उससे। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड स्केलर वेक्टर, ये वेक्टर है, एरिया क्या होता है वेक्टर होता है, एरिया में क्या है वेक्टर। सर इसकी डायरेक्शन चलो बताओ, वेक्टर एरिया का डायरेक्शन होता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब ये सरफेस दिख रहा, तो मैं ऐसा ये वाला लिया था ना, ये सरफेस दिख रहा है, अब एरिया का डायरेक्शन क्या होगा इस सरफेस को परपेंडिकुलर, और इस सरफेस को परपेंडिकुलर मतलब ये दिख रहा, मतलब एरिया का डायरेक्शन देखो किधर है तुम्हारे तरफ, दिख रहा क्या, ऐसा रखा तो ऊपर, ऐसा रखा तो इधर, ऐसा रखा तो इधर, समझे, ये हो एरिया का डायरेक्शन। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, एरिया में वेक्टर, और कोई भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं, क्या करते हैं डॉट प्रोडक्ट, का आंसर क्या मिलता है अपने को स्केलर। अब देखो मतलब फाई जो है वो क्या है स्केलर है। अब देखो मैं इसको डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में ऐसा लिख सकता हूँ क्या, ई डी एस कॉस थीटा
where cos theta is the angle between the electric field and the area। ठीक है यहाँ तक? अभी देखो सर एंगल तो बता दिया यहाँ पे, समझा नहीं? अभी देखो तो मैं यहाँ बताया था भाई, ये चार्ज रखना है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर जा रही, ठीक है जा रही। अब देखो सरफेस में से पास हो रही, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता चल गया मेरे को, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये है। अब ये एरिया ऐसा पकड़ लो, ये चीज है, ठीक है। अब एरिया का डायरेक्शन क्या होगा? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। क्या होगा? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। परपेंडिकुलर टू द सरफेस मतलब ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का डायरेक्शन ये ds। देखो ये ऐसा सरफेस, तो इसको परपेंडिकुलर मतलब ये डायरेक्शन। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया दोनों एक दूसरे को क्या है भाई? दोनों एक दूसरे को कैसे पैरेलल है। कैसे दोनों एक दूसरे को पैरेलल है? सर अभी तो परपेंडिकुलर बोल रहे थे भाई। परपेंडिकुलर क्या है? सरफेस को जो परपेंडिकुलर होता है वो किसका डायरेक्शन होता है? एरिया का डायरेक्शन होता है। मतलब एरिया का डायरेक्शन इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड का पहले से इधर था। दोनों एक दूसरे को क्या है? पैरेलल। पैरेलल है मतलब दोनों के बीच में जो एंगल है वो थीटा कितना आ गया है? 0। थीटा 0 आ गया मतलब E डॉट ds एंड cos 0 क्या होता है? 1। मतलब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया एक दूसरे को पैरेलल है, तो फ्लक्स क्या होता है? मैक्सिमम। तो मिनिमम कब होगा? देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे, अब एरिया को मैंने ऐसे कर दिया, मतलब सरफेस एरिया प्लस एरिया का डायरेक्शन कैसा होगा? परपेंडिकुलर टू सरफेस मतलब ऊपर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और एरिया इधर, दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? 90। एंड जो cos 90 क्या होता है भाई? 0। तो फ्लक्स क्या आ जाएगा यहाँ पे? मिनिमम। और आंसर क्या आएगा? 0। E डॉट ds cos 90 है। cos 90 क्या होता है? 0। मतलब ये क्या हो गया? फ्लक्स क्या हो गया? मिनिमम हो गया। समझ यहाँ तक? ये हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब तुमने याद रखना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एन एरिया इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड इट इज अ स्केलर। क्या ये? स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। देन इसके बाद अपने को पढ़ना है गॉस लॉ एंड द कूलम्ब्स लॉ। सबसे पहले मैं गॉस लॉ एंड कूलम्ब्स लॉ का तुम्हें डिफरेंस बताऊंगा, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं गॉस लॉ एंड द कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। सबसे पहले भाई ये कूलम्ब्स लॉ, गॉस लॉ अप्लीकेबल कहाँ होता है ये अपन पढ़ लेंगे। कूलम्ब्स लॉ सब लोगों को पता है। कूलम्ब्स लॉ F इज इक्वल्स टू 1/4 में एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r² होता है। अभी देखो भाई कूलम्ब्स लॉ ये किस टाइप के बॉडी के लिए अप्लीकेबल होता है? ये होता है इट इज अप्लीकेबल टू एनी टाइप ऑफ चार्ज बॉडी। मतलब चार्ज कहीं पे भी रहो, कहीं पे भी रहो तो कूलम्ब्स लॉ क्या होता है? अप्लीकेबल होता है। बट गॉस लॉ इट इज अप्लीकेबल टू ओनली सिमेट्रिक बॉडी। कैसे बॉडी के लिए अप्लीकेबल होता है? सिर्फ सिमेट्रिक बॉडी के लिए। सर सिमेट्रिक बॉडी यानी क्या होता है? सिमेट्रिक बॉडी यानी रॉड। रॉड दिखता है ऐसा होता है भाई रॉड, हाँ। अब रॉड में देखो सिमेट्रिक है भाई, यहाँ पे मास है, यहाँ मास है, यहाँ मास है, हर जगह पे मास कैसा है? सेम। तो चार्ज भी कैसा रहेंगे? सेम। तो ये हो गया सिमेट्रिक बॉडी। क्या होगा ये? सिमेट्रिक बॉडी। स्फीयर, फुटबॉल, ये सारे के सारे कैसे बॉडी है? सिमेट्रिक बॉडी। ये डस्टर दिख रहा है सभी एक जैसा है, तो इसको क्या बोलेंगे अपन? सिमेट्रिक बॉडी। भला ये डस्टर एक जैसा नहीं है पर है, इसे क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक बॉडी। तो गॉस लॉ अप्लाई होगा सिर्फ और सिर्फ सिमेट्रिक बॉडी के ऊपर, और कूलम्ब्स लॉ अप्लाई होगा एनी टाइप ऑफ चार्ज बॉडी। अभी देखिए ये लिख लो थोड़ा सा। अब मैं तुम्हें कूलम्ब्स लॉ एक्सप्लेन करता हूँ, ज़्यादा डिफिकल्ट तो है नहीं, 11 में पढ़ लिया होगा सभी लोगों ने, देखा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब तुम्हें पता है भाई चार्ज कैसा है? भागना है कि रुकना है? चार्ज रेस्ट में रहना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब चार्ज को क्या रखना है? रेस्ट में रखना है। तो देखो सपोज ये चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज है Q2, दोनों भी कैसे है? रेस्ट में है। भाग रहे क्या? नहीं भाग रहे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक की स्टडी नहीं होगी। और ये चार्ज Q1, ये चार्ज Q2। देखो ये कहीं भी एनी चार्ज मतलब कहीं पे भी है, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है वो कितना दिया है? R दिया है। अब कूलम्ब्स लॉ एक्सप्लेन करता है क्या?
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्या करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा हूँ ना, F इज टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो सेम यही पढ़ना है अपने को यहाँ पे। इसी को बोलते हैं अपन इनवर्स स्क्वायर लॉ। क्या बोलते हैं इसको अपन, इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो देखो कूलम्ब्स लॉ स्टेट, बहुत इजी, आसानी से याद हो जाएगा। कूलम्ब्स लॉ स्टेट दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस। दो चार्जेस का क्या करना, प्रोडक्ट करना। And the force of attraction or repulsion is inversely proportional to the square of distance between them. दो चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है उसका क्या करना, स्क्वायर। और उसको कैसे प्रोपोर्शनल लगाना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दोनों को साथ लिख सकते हो, हाँ भाई क्यों नहीं, आपकी इच्छा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। अब तुम्हें पता है भी 10वीं से इसको निकालना है तो किसको लाना है, दो चीज लाओगे, कौन से, इज इक्वल्स टू एंड एक कांस्टेंट। तो देखो इक्वल्स टू एंड कांस्टेंट क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक। सर ये क्या लिखा, एप्सिलॉन मतलब होता है परमिटिविटी। क्या होता है इसका मतलब, परमिटिविटी। सर ये क्या होता है परमिटिविटी मतलब, परमिटिविटी मतलब अगर ये एक्सपेरिमेंट जो होता है वो एयर में अगर परफॉर्म कर रहे हैं तो उसकी परमिटिविटी कुछ अलग होंगी। अगर ये एक्सपेरिमेंट पानी में परफॉर्म हो रहा तो उसकी परमिटिविटी कुछ अलग होगी। ये होता है परमिटिविटी, मतलब परमिशन देता है। ये क्या होता है, ये परमिशन देता है, समझा। अब यहाँ पे देखो ये हो गया कूलम्ब्स लॉ। सर कभी कभार ये सवाल पूछते हैं व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट। बहुत इजी, इसको पहले इधर लेके जाओ, एप्सिलॉन नॉट तो क्या आएगा 1/4 पाई एफ, इधर लेके जाओ Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। अब देखो उसका ऐसा यूनिट बनाएंगे, यही भी बना देता हूँ। 1 का कोई ऐसा यूनिट नहीं होता है, चार्ज का कूलम, इसका चार्ज का कूलम, तो क्या होगा कूलम का स्क्वायर। फोर्स का क्या होता है न्यूटन, और रेडियस का मीटर, उसका स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर। तो क्या होगा इसका ऐसा यूनिट, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। समझा, ये हो गया तुम्हारा कूलम्स लॉ। सर कभी कभार इसका वेक्टर फॉर्म भी पूछते हैं, तो ठीक है मैं वो भी बता देता हूँ। उसका वेक्टर फॉर्म लिख लेना इसको। तो अभी तक अपन ने ये पढ़ लिया था, F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, तो इसका वेक्टर फॉर्म चाहिए। अब इसका मैग्नीट्यूड है, ये क्या है इसका मैग्नीट्यूड। अब इसका अगर वेक्टर फॉर्म अगर बनाना है अपने को तो कोई यूनिट वेक्टर से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ r यूनिट वेक्टर से। सर r क्यों, एक तो भाई इधर जाएगा ये इधर जाएगा, इसलिए मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा r यूनिट वेक्टर से। यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई किया मतलब 1 से मल्टीप्लाई किया, तो वेक्टर मतलब उसको क्या मिला है, डायरेक्शन मिला है। मतलब संख्या में चेंज आई क्या, नहीं आई है, क्योंकि यूनिट से मल्टीप्लाई किया। वेक्टर मतलब उसको सिर्फ डायरेक्शन मिली है। तो वी नो दैट वेक्टर यूनिट वेक्टर r इज इक्वल्स टू वेक्टर r अपॉन इट्स मॉड। तो ये यहाँ पे डाल दो f इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। इसकी जगह क्या लिखना है, वेक्टर r अपॉन इट्स मॉड। देन f इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन r क्यूब वेक्टर r। ये हो गया तुम्हारा कूलम्स लॉ एंड उसका वेक्टर फॉर्म। ठीक है, अभी देखो भाई ये तो कूलम्स लॉ हो गया 11th में। अब सिलेबस में 12th की है गॉस लॉ से। तो गॉस लॉ का भी बस स्टेटमेंट तुमने दिया है, प्रूफ अपने को है नहीं। ठीक है, अब स्टेटमेंट देखो, बहुत ही इजी स्टेटमेंट है गॉस लॉ का। सबसे पहले कैसे बॉडी के लिए एप्लीकेबल होता है, सिमेट्रिक टाइप्स ऑफ बॉडी के लिए। कैसे बॉडी के लिए एप्लीकेबल होता है, सिमेट्रिक टाइप्स ऑफ बॉडी। अब देखो इसका स्टेटमेंट, सबसे इजी स्टेटमेंट इसका क्या आएगा, कुछ भी नहीं करना है तुमने फ्लक्स पढ़ा मतलब गॉस लॉ पढ़ लिया। अब फ्लक्स बोलो भाई, फ्लक्स क्या होता है, बोलो
नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अब एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिनते थे क्या अपन, नंबर ऑफ मतलब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, टोटल अगर गिनना है फिर इसमें तो इंटीग्रेशन का यूज होता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एन एरिया ds, passing through an area ds is equals to total charge enclosed by a body divided by epsilon naught, डिवाइड बाय epsilon मतलब परमिटिविटी से डिवाइड करना। कैसे डिफाइन करोगे इसको, गॉस लॉ स्टेट दैट total electric field line passing through an area ds is equal to charge, total charge enclosed divided by epsilon। बस तुमने इतना याद रखना है, बाकी कुछ भी नहीं, ठीक है। देन नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ, ठीक है।